नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप सभी जानते हैं इस वक्त हमारे देश में पखवाड़ा चल रहा है और वो भी पोषण पखवाड़ा। और ये इस वक्त यानी कि 2025 में ये 7वां संस्करण है। उद्देश्य यही है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित व स्वस्थ कर सकें। आपने एक सुना होगा ना कि अगर हम नींव मजबूत डालते हैं तो इमारत भी बुलंद होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चे के जन्म के बाद का 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो विशेष होता है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक के समय को हम 1000 दिन के अंतर्गत लेकर आते हैं और उस 1000 दिन का महत्व जीवन में आगे बहुत काम आता है शिशु के। 2 वर्ष तक के बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शारीरिक और मानसिक विकास मानसिक विकास की अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग 90 से 95% हो जाता है। और शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो एडोलेसेंट एज तक वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हमने इस वक्त यानी कि 2 साल तक के बच्चों का विशेष ध्यान नहीं रखा तो आने वाले जीवन में बहुत सारी तकलीफें उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित उठानी पड़ सकती हैं। और जब बात आती है पोषण की तो स्वास्थ्य और पोषण एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अच्छा पोषण होगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा। और इसीलिए आज बहुत सारी चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में 2 मेहमानों को आमंत्रित किया है, तो उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्वी सिंह। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तन्वी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच हैं आहार विशेषज्ञ गीतांजलि जुगरान जी। गीतांजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर तन्वी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 1000 दिन जो गोल्डन डेज कहे जा रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं ये बच्चे के जीवन में अहम होते हैं। और ये कहा जाता है कि 2 वर्ष तक के बच्चों में मानसिक विकास लगभग 90 से 95% हो जाता है। और यही एक टाइम होता है, अगर हमने लापरवाही कर दी तो सारा का सारा बच्चे का जो स्वास्थ्य है, मानसिक कहें या शारीरिक कहें, सब हाशिए पे आ जाता है। अगर हम पोषण की बात करें तो क्या है पोषण? पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन। जो बच्चा सही मात्रा में संतुलित आहार लेता है उस बच्चे में कुपोषण जैसी समस्याएं नहीं आती। बच्चे का पोषण गर्भ से शुरू होता है। गर्भावस्था में अगर माँ अच्छा खाना खाए, अच्छा पोषण ले तो उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। और जन्म के बाद जो बच्चा माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो वो बच्चे के पोषण के लिए बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। और जैसे आपने पहले कहा कि नींव जो है बच्चे की वो गर्भावस्था में ही रखी जाती है, और अगर वो सही है तो फिर आगे का जो उसका पोषण है, जो आगे की उसकी ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छी जा सकती है। तो पोषण की हम बात करें तो अगर एक बच्चा अच्छा आहार ले, उसके साथ साथ उसको 2 साल तक स्तनपान कराया जाए तो एक बच्चे को कुपोषण जैसी समस्याएं या इन सब तरह की समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जी अच्छा डॉक्टर तन्वी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब बच्चे का जन्म होता है, एक स्वस्थ बच्चे की वजन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पोषण का अपने आप में, स्वास्थ्य का अपने आप में वजन लंबाई से गहरा नाता है। तो ये बताइए कि एक स्वस्थ बच्चे का जब जन्म होता है तो वजन कितना होना चाहिए? देखिए, एक स्वस्थ बच्चा हमारे देश में लगभग 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए उसका वज़न। लगभग 2.7 2.8 kgs एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे का वेट होता है। तो 2.5 किलोग्राम से जो कम वज़न है उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। तो 2.5 किलो से ऊपर वज़न को हम एक स्वस्थ वज़न मानते हैं। जी अच्छा गीतांजलि, आपसे पूछना चाहूँगी, आप आहार विशेषज्ञ हैं और जब बात आती है पोषण की तो वहीं एक शब्द जुड़ जाता है कुपोषण। जी, कुपोषण हम किसे कहेंगे? कुपोषण मीन्स जो पोषण जो कि बैलेंस ना हो, वो अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, वो ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। एंड आज का हम अगर सिनेरियो देखें अपने देश में तो एक डबल बर्डन है हमारे ऊपर। अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन साइड बाय साइड दोनों चल रहा है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ओबेसिटी के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हैं। लाइक बच्चा ओबीज है बट वो अनिमिक भी है। अच्छा, मोटा तो है, देखने में मोटा है बच्चा, वजन में मोटा है बट उसको क्या है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज मिलेंगी। अनिमिक हो सकता है बच्चा, उसको बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो कुपोषण एक तरह से
पहले बात की जाती थी माल न्यूट्रिशन की कि कम बच्चे को कमी हो रही है, बट अभी आजकल के हम अगर बात करें तो ओबेसिटी जो कि बहुत गंभीर रूप से हम देख रहे हैं बच्चों में, ये ज़्यादा पाया जा रहा है, और ओबेसिटी के साथ साथ उनमें माल न्यूट्रिशन भी हो रहा है कि उनको कोई ना कोई डेफिशिएंसीज भी हैं। अच्छा, जैसे कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए तो हम लोग बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। उसके बाद जब बात आ जाती है 1 साल तक के बच्चे के लिए हम बात करें तो वहाँ पर आहार शुरू हो जाता है। जब आहार की हम बात करते हैं, फूड में ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं पहले। देखिए, हम सप्लीमेंट्री फीड करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 to 12 मंथ्स जो है वो सप्लीमेंट्री फीडिंग किया जाता है, क्योंकि 1 साल बाद हम बच्चे को बोलते हैं कि जैसा परिवार खा रहा है उसी तरह से बच्चे को नॉर्मली अकस्टम कराया जाए। पर जो 6 से 12 महीने का बच्चे का पोषण है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री फीडिंग, जिसमें कि 3 से 4 बार उसको ब्रेस्ट फीड ही कराया जाए, उसके अलावा हम उसको ऊपर का खाना देंगे। तो उसमें हम एनर्जी 6 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके बाद जी। तो जैसे कि हमारे उसमें संस्कारों में अन्नप्राशन भी किया जाता है 6 महीने के बाद, तो हम उसके बैलेंस डाइट देखेंगे अगेन कि उसके भोजन में एनर्जी भी पूरी हो, प्रोटीन भी पूरा हो, फैट्स भी हो, आयरन भी हो, तो सभी कुछ हो। तो बेसिकली इसको पूरा करने के लिए जो जिस तरह से हम लोगों का खाना एडल्ट्स का खाना होता है, तो उसमें उनके सीरियल भी हों, पल्सेस भी हों, फैट भी हो, गुड फैट। तो घी को मैं बहुत बोलती हूँ कि शामिल ज़रूर किया जाए, और नट्स शामिल किए जाएं बच्चों के लिए गुड फैट के लिए, एंड सीरियल। इसमें साथ में ये बात करूँगी जो पारंपरिक आहार है हमारा, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है और जो हमारा लोकली अवेलेबल फूड है, वो लिया जाए, ना कि महंगे भोजन की तरफ, जो डब्बा बंद चीज़ें आजकल आम तौर पे मिल रही हैं। और हम जो कामकाजी महिलाएं हैं, और हमारे लिए वो आसान भी होता है हमें बच्चे को देना, बट मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हमें ज़रूर अपने बच्चे को पारंपरिक जो हमारा भोजन था और हमारा जो लोकली अवेलेबल फूड है, लाइक हम उनको बच्चे को मंडवे के साथ कुछ बना के दे सकते हैं, हम सीरियल एंड पल्स को सब स्प्राउट्स करके एंड देन उसको पहले सूजी की खीर बनाई खिलाई जाती थी जी। तो आप उसी तरह आप रागी की यानी मंडवे की बना के दे सकते हैं। आप मूंग की दाल को भिगा के उसको स्प्राउट्स करके और फिर उसको पीस के विद सम सीरियल या उसमें थोड़े से नट्स मिला के आप एक प्रीमिक्स बना के बच्चे के लिए रख सकते हैं, जो हम कामकाजी महिलाएं हैं। और वो हम फटाफट, जैसे आजकल डब्बा बंद चीज़ें मिल रही हैं, उसी तरह हम उसको बच्चे को दूध में मिला के हम दे सकते हैं। अच्छा, जब आपने बात की प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की आपने बात की और फैट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने बच्चे को प्रोटीन भी दे दिया, कार्ब्स भी दे दिए, फैट भी दे दिया, मिनरल्स भी, विटामिन्स भी, पानी का अपना महत्व है 6 महीने के बाद। करेक्ट। जो हमारी हिंदुस्तानी थाली है वो एक पूरक है, पूरक आहार है। अगर आप उसमें देखोगे कार्ब्स भी है इन द फॉर्म ऑफ रोटी चावल, दाल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और दही और सब्जियां जो सारे विटामिन्स देती हैं। तो उसी में से हमें हर ग्रुप में से एक एक उठाना है। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगी एक आम आदमी के लिए कि प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, बट जो हमारी हिंदुस्तानी थाली है वो एक तरह से कंप्लीट हमें दे रही है, बट हमें अपने पारंपरिक भोजन की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो छोटे दाल है, बिल्कुल, चावल है, सब्जी है, दही मैं है। एक छोटा सा आपको यहाँ से एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि कोई भी सीरियल उठा लें, या तो रागी या आटा और या ज्वार, उसका 30 ग्राम्स वो पल्स, कोई भी मूंग की दाल की, बिकॉज इट इज़ इजीली डाइजेस्टेबल, 20 ग्राम्स मूंग की दाल, एंड गुड़ या चीनी। गुड़ इज़ मोर बेटर बिकॉज आयरन अच्छा है उसमें। 10 ग्राम आपने गुड़ एंड 10 ग्राम के करीब आप उसमें तिल मिला सकते हैं, एंड पीनट मिला सकते हैं या तो, फॉर गुड फैट। तो ये एक प्री मिक्स बना के आप रख सकते हैं, एंड वेन एवर यू फील कि बच्चा हम जल्दी में है तो इसको आपने दूध में मिलाया या इवन आप पानी में भी मिलाएं एंड आप दे सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए दालें, आफ्टर 8 मंथ्स जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूध और दही हमारे उसमें है, शामिल कर सकते हैं बच्चे के लिए। नट्स भी आप शामिल कर सकते हैं, भिगो के ज़रूर दें नट्स। और प्रोटीन, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग एज है ये 6 to 12 मंथ्स, तो कम से कम 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए होता है बच्चे को। तो प्रोटीन का बहुत ध्यान रखना है। प्रोटीन का सोर्सेज की अगर मैं बात करूं जी, तो प्रोटीन के सोर्स सबसे पहले तो दूध, ब्रेस्ट फीड तो कराना ही है अभी साथ में, एंड ऊपर से आप काउज मिल्क आप शुरू कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए दालें हैं हमारे सोर्स, तो आप बच्चे को दाल की शुरुआत कराएं। पनीर दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, बट दाल इज़ मोर रिलायबल सोर्स, बिकॉज मिल्क बहुत रिलायबल सोर्स आज की
उसमें नहीं रह गया है तो मैं दाल पे ज़्यादा रिलाई करूँगी। एग्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आफ्टर 8 मंथ। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो दे सकते बिल्कुल। हैं। और जैसे अंडरवेट की भी हम बात कर रहे हैं कि जब जन्म के टाइम पे, जन्म के समय पर अंडरवेट बच्चा होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो घर वाले सारे पूरे मशक्कत पे लग जाते हैं। वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, सबको गोलू मोलू चबी सा बच्चा चाहिए होता है, तो उसको ओवर फीड कराना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर तन्वी, आपके ओपीडी में इस तरह के कोई केस आता है कि हाँ भाई बच्चा जो है बहुत कमज़ोर था, अंडरवेट था जन्म के समय, और लेकिन उसको फिर इतना केयर तो नहीं करेंगे हम, ओवर केयर हो गया वो कि वो ओबीज में चला गया? इस तरह के कुछ बच्चे या इस तरह का कोई केस? हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो मतलब स्पेशली मदर्स हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही। और अगर हम बच्चे का वेट और हाइट मेजर करें तो वो एक नॉर्मल रेंज में होता है ऑलरेडी, बट वो बहुत वरीड रहते हैं कि नहीं ये कमज़ोर है। तो एक मदर ज़्यादातर थोड़ी एप्रीहेंसिव रहती है कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले वेट नहीं गेन कर रहा, हाइट नहीं ले रहा। तो इसमें यही मैं बताना चाहूँगी कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर कर्व फॉलो करता है। एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करना सही नहीं है। हर बच्चा अपनी एज के हिसाब से वेट अटेन करता है। और ओवर फीडिंग करना, बच्चे को जब भूख नहीं लग रही तब भी आप उसे ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ ले जाता है बच्चे को। तो एक बैलेंस रखना, कि डाइट में बैलेंस रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, वेट की जब अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो जब जन्म के समय में आपने कहा कि अप्रॉक्स 2.5 kg के आसपास का बच्चा हेल्दी बच्चा होता है, 1 साल में कितना वजन हो जाता है? देखिए और हो जाना चाहिए? हाँ जी, बच्चा जो है अपना वेट ऑलमोस्ट डबल कर लेता है 5 से 6 महीने पे। तो अगर बच्चा अराउंड 2.5 kgs या 2.7 है तो आप उसको डबल कर लेंगे। 5 से 6 किलो के बीच उसका वज़न हो जाना चाहिए 5 से 6 महीने पर। और 1 साल पे लगभग बच्चे का वज़न 9 से 10 किलो के करीब हो जाता है। अच्छा। तो उसमें विद टाइम 6 महीने के बाद जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत हेल्प करती है बच्चे को अच्छा वेट और अच्छा हाइट लेंथ अटेन करने में। आजकल पेरेंट्स सभी, माता पिता सभी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा आहार दे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता, शायद कहीं ना कहीं हमें नॉलेज की कमी है शायद, तो हमें एक पौष्टिक और एक अच्छा आहार, हमारी ये समझ में नहीं आता है कि ये पौष्टिक है या अच्छा है। गीतांजलि जी, आप बता सकते हैं इसको? हाँ, क्योंकि आज के समय में हम सब जा रहे हैं कि महंगा जो आहार होगा शायद वही बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं मैम से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो बता रही थी कि ओपीडी में भी लोग आते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना महंगा 400 रुपये किलो अनार खिला रहे हैं, पर वो भूल गए जो हरी पत्ते वाली सब्जियां जब सीजनली मिलती हैं तो हमें वो खिलाई जाएं। यहाँ के माध्यम से ज़रूर बोलूँगी, लोहे की कढ़ाई अपने घर में इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि आपके खाने में आयरन इनकॉर्पोरेट हो। पोहा खिलाइए जो कि बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। बिल्कुल। और तो आयरन की कमी से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे शुरुआती प्रॉब्लम अनीमिया से शुरू होती है, तो अगर हीमोग्लोबिन अच्छा हो बच्चे का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे के लिए हट सकती हैं। उनको हम लोकली अवेलेबल मिलने वाली चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें, लाइक आप स्प्राउट्स बनाएं और बच्चे को का टेस्ट डेवलप करें उस तरफ, क्योंकि बच्चे चूज़ी भी होते हैं इन जो ये वाला जो शुरुआती साल होते हैं बच्चों के, तो उनका टेस्ट हमें देखना है और उनको इंट्रोड्यूस करनी है धीरे धीरे चीज़ें। बिकॉज कोई पैटर्न है खाना खिलाने का कि किस तरह से हम मैशी फूड दें या कैसे दें? हाँ। 6 महीने के बाद, 1 साल तक? शुरुआत में तो आप लिक्विड्स से शुरू करेंगे क्योंकि उसको दूध पीने की आदत है, तो आप जूसेस या प्यूरी बना के इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एंड दाल का सूप बना के आप दे सकते हैं। एंड 8 मंथ जब उसके दांत निकलने लग जाएं तो मैं बोलूँगी ज़रूर च्यूई फूड्स उसे दें जो कि चबा के खाने वाले, क्योंकि ओपीडी में मेरे पास कई केस ऐसे आए हैं कि बच्चा हमारा चबा नहीं रहा है खाना। बिल्कुल। उसको सिखाया ही नहीं जाता है शायद कि चबाया कैसे जाता है, क्योंकि उसको मैश्ड, हमारे लिए भी आसान होता है, मैश्ड किया और उसको फटाफट मुंह में डाला, उसके लिए भी आसान होता है उसको सटकना। बट उसको इंट्रोड्यूस किया जाए च्यूई फूड्स, मतलब उसको छोटे छोटे बिट्स, हाँ बिट्स बना के, जैसे एप्पल स्ट्यू करके उसको वो दे दिया, या छोटे छोटे बाइट्स गाजर के दे दिए, तो जो कि उसके गले में भी ना अटके और जो वो चबा पाए, है ना। इसी तरह चावल प्रैक्टिस हो, चावल इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसे सिखाया जाए कि इसे चबाओ, क्योंकि बच्चे को चबाना ही नहीं आता जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है। तो उसको शुरू में लिक्विड्स, बट फिर सेमी सॉलिड एंड फिर जो अच्छे से च्यू करे जा सके वो वाले फूड दिए जाएं।
अच्छा, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने साथ बैठा के बच्चे को खाना खिलाना ज़रूरी है? ये केवल बॉडी के डेवलपमेंट में नहीं, हमारे अलग से मानसिक बच्चे का अलग से खाना बनता है, ये ज़रूरी है या अपने साथ बैठा के खाना मैंने खिलाएं? शायद बोला कि 1 साल तक ठीक है, 6 to 12 months आपको उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करना है, बट 1 साल बच्चा हो जाए तो आप उसको अपने साथ बैठा के खिलाएं और जैसा हम खाते हैं उसको वैसा खाना खिलाया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तन्वी, माल न्यूट्रिशन है बच्चा, कैसे पता चलेगा ये? देखिए, माल न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो वेट, वज़न। बच्चे का वज़न जो है उसके एज के हिसाब से कम होगा, और अगर माल न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक, कुपोषण बहुत लंबे समय तक है, तो उससे बच्चे की हाइट, जो उसका लंबाई है, उस पर भी असर पड़ता है। तो वेट और हाइट जो है ये आम बच्चों से उस बच्चे का कम होता है। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे मिड आर्म सर्कमफ्रेंस और BMI वगैरह, बट मोटा मोटा देखा जाए तो वेट और हाइट 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे मार्कर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं माल न्यूट्रिशन को डायग्नोज करने में या कुपोषण का पता लगाने में। अच्छा, अगर पोषण सही से बच्चे को नहीं मिला है तो क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है? देखिए, लंबे समय तक अगर बच्चा कुपोषित रहता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग पे, उसकी मेंटल ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले वज़न पे फ़र्क पड़ता है, उसके बाद हाइट पे, और जो बाद में उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पे भी असर पड़ता है। अच्छा, डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की डिजीज़ हो सकती है अगर लंबे टाइम तक कोई बच्चा कुपोषित है तो? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन अपने आप में बच्चे की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बहुत कम कर देता है। तो जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं उनमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो गंभीर बीमारियां जैसे निमोनिया, ये बहुत होने के चांस होते हैं। उनको दस्त, डायरिया, ये सब बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और कुपोषण में जैसे हमने पहले भी बात करी कि विटामिन की, खनिज की भी कमी आ जाती है, विटामिन्स की कमी आती है। तो उसके कारण विटामिन A की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे रात में दिखाई देना कम हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन D की कमी होगी तो उससे हड्डियां बच्चे की कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां इन बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर तन्वी, आजकल मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर कोई महिला है जो वर्किंग है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हाथ में फ़ोन है, तो उसमें वो सर्च भी कर लेती हैं कि हाँ 6 महीने के बाद बच्चे को हम इस तरह की चीज़ें या इस तरह का मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ चुई करने की कैल्शियम हो गई या फिर आयरन की, मतलब अपनी मर्जी से दे सकते हैं क्या? नहीं, अपनी मर्जी से तो कभी भी कोई भी सप्लीमेंट नहीं देने चाहिए। हमेशा आप अपने पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ से की सलाह पे ही देंगे। और अगर जैसे हमने पहले कहा कि आप जो ट्रेडिशनल फूड खाते हैं वो अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, घर में बना हुआ ताज़ा खाना अगर आप देते हैं और उसमें सभी फूड ग्रुप्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो बच्चे को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपने आप तो कभी भी मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सप्लीमेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ओवरडोज से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होती। बिल्कुल। गीतांजलि, जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, 1 साल का अगर बच्चा है उसमें थोड़ी सी समझ आने लग जाती है, वो ये पहचान जाता है कि ये घर का खाना है और ये बाहर का खाना है। अट्रैक्टिव होता है देखने में, सुंदर होता है, कलरफुल होता है, शायद ये वजह है, या क्या वजह है जो घर के खाने को बच्चा जो है नहीं खाता, बाहर के खाने को वो खा लेता है, और ये बहुत सारी माँओं की शिकायत है। एक्चुअली उसमें भी कहीं ना कहीं हम माओ का ही फॉल्ट है, क्योंकि हमें वो इजीली एक्सेसिबल है बाहर का खाना, तो वो हम ही इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चे अपने आप जाएंगे नहीं, और जैसा आपने बोला 1 साल तक वो समझदार हो जाते हैं। अगर उन्हें बताया जाए बेटा इसमें ये खराबी है और तुम्हें ये खाने से तुमको ये प्रॉब्लम होगी, तो शायद बच्चे वो भी समझते हैं और वो उसको नहीं खाते हैं। एंड ये मेरे पास एग्जाम्पल है। मेरी एक कलीग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बोला नहीं बेटा इसमें पाम ऑयल है, आपको नहीं खाना है, एंड दैट चाइल्ड वो आके बोलता है कि नहीं ये बिस्किट्स तो मुझे नहीं खाना है, या मुझे ये चिप्स नहीं खाना है। तो मुझे लगता है माओ का बहुत बड़ा रोल है, वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस ही मत कीजिए। और हाँ, बिकॉज वो कुछ समय बाद अपने पेयरमेट्स में, अपने स्कूल में जाके खाते हैं, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होते हैं तो वो जाएंगे उस तरफ, बट उसमें भी उनको उनका एक बना दीजिए कि आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेगा या 15 दिन में 1 दिन मिलेगा, ये आपका चीट मील है।
तो उससे शायद उतना नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ग्रोथ में फैट का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि जब हम अपने घर के हिंदुस्तान की थाली की बात करते हैं, शुरुआत अगर दिन की शुरुआत होती है पराठों से, और हमें लगता है भर भर के इसमें चीज़ डाला जाए, भर भर के इसमें पनीर हो, घी हो, बच्चे को हम खूब हेल्दी खिला रहे हैं। देखिए पहले के ज़माने में बच्चे भी एक्टिव थे और हम भी एक्टिव थे, तो शायद वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। बट घी को विलन बना दिया गया, घी विलन नहीं है। एटलीस्ट 2 स्पून ऑफ घी हमें एडल्ट्स को लेकिन चाहिए। लिमिट होना चाहिए उसमें। मैं बताया ना, 2 चम्मच हमारे लिए, हम एडल्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए तो थोड़ा और ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव देन अस। तो बच्चों के खाने में आप ज़रूर घी इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज अवर माइंड, अवर ब्रेन इज़ ऑल फैट। तो उनको वंचित मत रखें घी से कि आपको घी नहीं खाना है, घी खराब है, क्योंकि बच्चे आके बोलते हैं घी नहीं खाना है। वो भी हम माओ ने सिखाया कि घी अच्छा नहीं है। बट यस, तल के पराठे या हाई हीट पे उसको तल के मत दीजिए। पनीर की जहाँ तक बात है, पनीर बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, उनको वो बिकॉज बच्चे ग्रोइंग एज में उनको प्रोटीन चाहिए, पनीर का ज़रूर दीजिए उनको, दाल का पराठा, पनीर का पराठा। और बच्चों में वो भी अगेन एक्टिविटी लेवल उनका बढ़ाइए, ताकि वो उसको यूज़ कर पाए उनकी बॉडी, ना कि वो ओबेसिटी की तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर तन्वी, जैसे पोषण की जब भी बात आती है, कुपोषित जो बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार भी होते हैं। दस्त अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चे ठीक हो जाते हैं फिर से, लेकिन दस्त शुरू हो जाते हैं। हाइजीन का कितना बड़ा रोल है? देखिए, हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली हमने देखा है जो बच्चे बॉटल फेड हैं, जिनको जो बोतल से दूध पीते हैं, उन बच्चों में दस्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइजीन का डायरिया में काफ़ी बड़ा रोल है, स्पेशली बॉटल फेड बच्चों में, क्योंकि बॉटल को स्टरलाइज करना, उसको तरीके से बनाना दूध को हाइजीनिकली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर रहा कोई, तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हैं। और हाइजीन तो डायरिया जैसे डिजीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्कुल। जब बच्चा क्रोल करने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो वो अपने हाथ गंदे होते हैं, वो मुंह पे डालता है, तो ये सारी चीज़ें माँ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। हाँ जी, माँ का तो रोल है, लेकिन देखिए ये भी हम कहते हैं कि बच्चा इस उम्र में अपनी जो आसपास की जगहों को अपने मुंह से एक्सप्लोर करता है, हर चीज़ को वो पकड़ के मुंह में डालता है, टेक्सचर उसका समझता है। ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। लेकिन हाँ, अपने आसपास चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, वो किस चीज़ को ले, तो थोड़ा सा उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो इन्फेक्शन से थोड़ा बच सकता है बच्चा। अच्छा, मेलन्यूट्रिशन की जब भी बात आती है तो डिजीज़ अपने आप बहुत सारी जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि बच्चा बार बार बीमार होता है। कुपोषित बच्चा है तो वो बीमार भी बार बार होगा। अच्छा, क्या ध्यान रखने वाली बात है, और क्या ऐसा टाइम आता है, अलार्मिंग बेल, कि हमें जो है इस मैटर को सीरियसली लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, घर पर बैठकर सिर्फ हमें जो घर की रेमेडीज़ हैं उसको नहीं करना है? देखिए, जैसे अगर हम एज वाइज बात करें तो 6 महीने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है। जैसे बता दिया डॉक्टर साहब ने, पहले भी बात करी कि आपको क्या देना है, वो सब हम बात कर चुके हैं। तो वो फीडिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चा उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, या उसकी जो डेवलपमेंट है, जैसे बच्चे को 8 महीने पे क्या करना चाहिए और 10 पे क्या, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा पिछड़ रहा है, उसके भाई बहनों से पिछड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें, ये रेड फ्लैग्स हैं कि भाई, और बच्चा चिड़चिड़ा है, खेलना पसंद नहीं कर रहा, या फिर बच्चे के शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं कि उसका जो मतलब बिल्कुल उसका जो वज़न कम है, उसके कपड़े ढीले हो रहे हैं, या उसके शरीर में सूजन आ रही है, ये दोनों ही अलार्मिंग पॉइंट्स हैं जो एक माँ को देखने चाहिए। और उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि वो जाके, अगर आंगनवाड़ी वर्कर से बात करें या फिर अगर हॉस्पिटल के नज़दीक हैं तो वहाँ जाके एक पीडियाट्रिशियन से मिले, और उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ की जो चार्टिंग है, एक ग्रोथ चार्ट पे उसका प्रॉपर ग्रोथ का पैटर्न देखा जाए कि बच्चा किस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो एक ग्रोथ चार्ट दिया जाता है वैसे फैमिली को? हाँ जी, ग्रोथ चार्ट तो मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें जब भी बच्चा एक पीडियाट्रिशियन या किसी फिजिशियन के कांटेक्ट में आता है, तो उसका वेट और हाइट या लेंथ, जो कि हम 2 साल तक लेते हैं, तो वो एक प्लॉट करी जाती है ग्रोथ चार्ट पे। तो वो एक तरीके से एक आपको रोड मैप दिखाता है कि बच्चा कैसे बढ़ रहा है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। जी। अच्छा गीतांजलि जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि एक हेल्दी ईटिंग की हैबिट बच्चे में डालनी है, कैसे करें शुरुआत? वो शुरुआत हमसे ही होगी, हम उनके रोल मॉडल हैं।
जो पेरेंट्स हैं वो रोल मॉडल है। अगर घर में जो रोल मॉडल है वो गलत करेंगे तो शायद बच्चे भी नहीं खाएंगे ठीक से। तो पेरेंट्स, घर में दादी दादा, अगर घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं, वो साथ में बैठ के खाएं और होम कुक्ड फूड खाएं, तो मुझे लगता है कि कुपोषण नहीं होगा। और हम अगर अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहेंगे तो शायद कुपोषण नहीं होगा। बट अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अवेलेबिलिटी है हमारे पास, पर शायद हम लोग अवेयर नहीं है कि किस तरह से कब क्या खाना है। मतलब भोजन की कमी तो नहीं है, लेकिन क्या खाना है ये नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है ये एजुकेशन शायद स्मॉल लेवल से शुरू होनी चाहिए। जी, आपने जैसे 1 साल तक के बच्चे की थाली तो हमें बता दी थी, लेकिन अगर उससे थोड़ा और बड़ा बच्चा हो गया, जब अच्छे से वो प्रॉपर चबाने लगा, दांत उसके आ गए, तो और क्या ऐड किया जा सकता है उसकी थाली में? बिकॉज ये जो साल हैं 1 साल से लेके 6 साल तक, ये बहुत ही ग्रोइंग एज में है बच्चा। तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो मैं एम्फेसाइज करती हूँ प्रोटीन पे। और जहाँ तक देखा गया, इंडियन जो डाइट है वो लैकिंग है प्रोटीन में, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं वेजिटेरियंस हैं हम लोग। और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अगर पूछती हूँ अपने पेशेंट से कि आप लोग दाल कितनी खाते हैं, तो दिन में 1 कटोरी दाल खा ही लेते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो खा ही रहे हैं दाल। तो हमारी इंडियन डाइट, हिंदुस्तानी डाइट में दाल बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का। मैं बोलूँ कि किसी ना किसी तरह शामिल करें दाल को, और हर मील में देखें कि प्रोटीन हर मील में है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे सक्षम लोग हैं जो, उनके बच्चे भी क्या कुपोषित होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कुपोषित हैं। मैंने बोला ना, इट्स अ डबल बर्डन कि ओबेसिटी भी आ रही है साथ में, और साथ में मालन्यूट्रिशन भी आ रहा है। तो एक तरफ तो बच्चा ओबीज है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी और चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी होगी, जिंक की होगी, विटामिन डी की होगी, विटामिन सी की होगी। बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा हमारा तो विटामिन सी नहीं मिल रहा है उसे, या आयरन, हरी सब्जियां नहीं खा रहा तो उसे आयरन नहीं मिल रहा है। बट बच्चा जंक खा रहा है तो वो क्या हो रहा है, ओबीज हो रहा है। तो इसलिए अगर हम अपनी हिंदुस्तानी थाली से जुड़े रहेंगे तो शायद ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, जैसे लौकी की नाम बात आ जाती है, तोरी की बात आ जाती है, तो घर के बड़े लोग भी नहीं खाना चाहते, तो छोटे बच्चे कैसे खाएंगे? तो कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है? लौकी को अगेन विलन बनाया गया है, तो लौकी को आटे में गूंथ दीजिए, लौकी को दाल में छुपा के डाल दीजिए। एज अ डाइटिशियन आप हैं, तो मैं यही चाह रही हूँ कि आप बताएं कि बच्चे को हम किस तरह से ये जो फूड है, लौकी है, तोरी है, कद्दू है, जो कि खानी चाहिए, पालक है। करेक्ट, माओ को थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर वर्किंग मदर्स, तो हम शायद थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा बड़ा इजी हो जाता है दूध पिला देना। हाँ, वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज बोला जाता है कंप्लीट मील है मिल्क, बट आयरन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, और केवल दूध से उनका पूरक आहार नहीं हो पाएगा जब वो ग्रोइंग एज में। तो उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाना है, और उनको शायद हमें बताना भी है कि इसकी ये इम्पोर्टेंस है। तो बच्चे उसके लिए और ये बताना है कि अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा, और खाओगे तो क्या होगा, तो बच्चे समझने लगेंगे। शायद वो मिसिंग है, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं हम वर्किंग मदर्स के पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है फादर्स का भी रोल है कि वो भी उनको बिठा के खिलाएं और खुद भी खाएं, और जंक को दूर रखें अपने आप से। डॉक्टर तन्वी, गट हेल्थ की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के खाने की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ। दस्त, हैजा ये तो अपनी जगह है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। किस तरह से फाइट करें? देखिए, कॉन्स्टिपेशन भी अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, बच्चे के खान पान को बदलेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। बच्चे के जो खाने में, आहार में अगर फाइबर ज़्यादा है, जैसे कि वो सलाद लेता है, सब्ज़ी ज़्यादा खाता है, फल ज़्यादा लेता है, तो उससे उसमें जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दवाइयों की बजाय हम बच्चे को डाइटरी एडवाइस दें, पेरेंट्स को समझाएं कि फाइबर रिच जो आहार है वो बच्चे की डाइट में शामिल करें, और दवाइयाँ जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है वो हम। हाँ जी, एक और ऐड करूँगी, पानी, क्योंकि मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ पानी नहीं पीते हैं बच्चे। मैं अगर अपने ही घर में देखूँ तो मेरी डॉटर, मैम स्कूल में नहीं इनकॉर्पोरेट करते, उनको मना किया जाता है पानी मत पियो, सो दैट आप बार बार यूरिन के लिए ना जाओ। तो ये गलत है, उसकी वजह से बहुत सारी बच्चियों को भी प्रॉब्लम हो रही है, और कॉन्स्टिपेशन तो है ही, क्योंकि हम जितना मर्जी फाइबर खा लें उसको बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए। तो पानी मिसिंग है काफ़ी हद तक। और बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा थिन कर देती हैं। चाहे जूस भी देना है तो उसको बहुत ज़्यादा छान के उनको पिलाना है, दाल भी उनको छान के पिलाना है। तो फाइबर की ज़रूरत है हमारी बॉडी में। बिल्कुल है, क्योंकि फाइबर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है पकड़ के।
तो और अगर वो जो हमारे अंदर गंध है वो अगर वहीं पड़ा है तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, ब्लोटिंग डॉक्टर होगी। तन्वी, चलते चलते कुपोषण से फाइट करना है, बच्चों को बचाना है, तो क्या करें? एडवाइस दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो स्तनपान जो है, अगर बच्चा स्तनपान करता है तो उसमें कुपोषण होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद प्रॉपर डाइट, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें ऐसी चीज़ें जो आपके, जैसे पहले भी बात करी, लोकली अवेलेबल, जो आपके यहाँ जो खाद्य पदार्थ यहाँ मिलते हैं, जो अनाज यहाँ उगता है, जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो मौसम के जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब आप बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। तो ये महंगा, अगर इसका ये मतलब नहीं है कि महंगा है तो अच्छा है और वो सेहत के लिए अच्छा है। तो लोकली जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बच्चे को दीजिए, और समय समय पर आंगनवाड़ी वर्कर के संपर्क में रहिए, या आप एक प्रॉपर किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाइए ताकि आप बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक कर सकें। बिल्कुल, उसका हाइट, वेट, हाँ जी, एक महीने या 6 महीने में जो है उनका, जी जी। इसका बहुत आसान तरीका है, जब बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है उस समय आप आकर वेट करा लीजिए और बच्चे की पूरी जो वेट और लेंथ, सारे पैरामीटर्स एक बार प्लॉट करवा लीजिए। वो आपकी एक रिकॉर्ड भी रहता है, उससे आपके डॉक्टर को भी आसानी होगी कि बच्चा किस तरह से बढ़ रहा है। और बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो सब आपको आपकी डाइट से मिल सकते हैं। और घर में बना हुआ, हाँ जी, बिल्कुल ताज़ा भोजन आप बच्चे को खिलाएं तो बहुत है। गीतांजलि जी, चलते चलते आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, जो कुपोषण से हमारे जो बच्चे जूझ रहे हैं, किस तरह से बचें? मैं ये बोलूँगी कि खाने की कमी नहीं है, बट अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे लगता है एजुकेशन, ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हम सभी को, बिकॉज ये लोगों का प्रोग्राम है, इट्स अ पीपल्स प्रोग्राम, हम सबको मिलके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये शायद छोटे लेवल पे, बच्चों के लेवल पे भी उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, स्कूल लेवल पे। बिल्कुल, और हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। बस जानकारी के अभाव में, हम खाना तो बहुत अच्छा खिलाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भोजन बच्चे को चाहिए हम वो नहीं दे पाते। आप लोग स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज की हमारी जो ये चर्चा हुई है इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।